जय हिंदी। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस हिंदी के क्लास में। मैं आरती द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ। कुछ क्लास हो चुके हैं, हमने जनरल हिंदी में छोटी छोटी बातें जान ली हैं। वर्ण क्या है, शब्द क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्णमाला क्या है, या फिर वाक्य क्या है, वाच्य क्या है, कारक क्या है, इन बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर। जैसे ही उपसर्ग और प्रत्यय समाप्त होंगे हम आपके साथ संज्ञा सर्वनाम विशेषण पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होंगे प्रश्न हम आपको दे देंगे, लेकिन नोट्स आप खुद बनाइएगा। नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। इस तरह पढ़िए कि आप पढ़ा भी सकें किसी को। आइए आज हम बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय पर। दो चीज है, एक है उपसर्ग, दूसरा शब्द है प्रत्यय। इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आपने देखे होंगे और इन शब्दों के बारे में सुना भी होगा। उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है? ऐसे तो आप पहचानने के लिए आपको कहें तो ऊ पहले आता है और पा से पीछे भी होता है। तो जो पीछे आए वो प्रत्यय, जो आगे आए वो उपसर्ग, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा आपको, ये तो समझने के लिए हुआ, परिभाषा पर अगर बात करें तो परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसको विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई। अब हम बात करें, अब इसका उपसर्ग का परिभाषा आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम प्रत्यय पे बात करेंगे। अभी सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए लिखा था। उपसर्ग की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, वे शब्दांश या कहीं कहीं अव्यय भी लिखा रहता है। वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। एक बार यूपीपीसीएस में हमारे मेंस के एग्जाम में हिंदी में 5 उपसर्ग उर्दू के लिखने को दे दिया था कि 5 उर्दू के उपसर्ग लिख कर आइए, ठीक है। तो वो मेंस का प्रकरण है, प्री में उस तरह का नहीं होता। अगर मेंस में होगा तो हम आपको कुछ उर्दू के जो उपसर्ग प्रत्यय हैं वो आपको लिख के दे देंगे। उर्दू या फिर अरबी फारसी जो भी वर्ड ऐसे हैं वो आपको लिख के मिल जाएंगे, तो आप देख लेना उन्हें। प्री में उसकी जरूरत नहीं है, मेंस के लिए पड़ेगी तो लिख के दे देंगे। वे शब्द, क्योंकि यूपीपीसीएस में चूंकि लिख के आया था, मे भी अन्य एग्जाम में भी पूछ दे। वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अगर आ उपसर्ग की बात करें तो अगर भाव में आ उपसर्ग लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? अभाव।
प्लस लगा सकते हैं। जैसे अधि उपसर्ग हो प्लस ग्रहण हो तो क्या हो जाएगा, अधिग्रहण। ठीक है। जैसे उप उपसर्ग है और इसके साथ भाषा जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी, उपभाषा। ठीक है। इस तरह के वर्ड, जो ये वर्ड है, ये क्या कहलाएंगे, आपके उपसर्ग कहलाएंगे। प्रश्न आएगा अभाव में क्या उपसर्ग है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अधिकरण में क्या उपसर्ग है, आ है कि अधि है कि अध है। ठीक है। उपभाषा में उ उपसर्ग है कि उप उपसर्ग है। इस तरह के आपको उदाहरण दे, मतलब 4 ऑप्शन देके आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ उपसर्ग मैं और नोट करवा देती हूँ, उन्हें आप लिख लीजिएगा। तो या फिर मैं उनका आपको पीडीएफ में ही दे दूंगी, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो उपसर्ग होंगे उनको मैं पीडीएफ में दे दूंगी। ठीक है। यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है, उसमें कुछ समझने का तो है नहीं, तो उसमें लिख लेना। परिभाषा आप समझ गए होंगे। वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग क्या कहलाते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, यानी कि उससे पहले जुड़कर उस शब्द को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो ये आपका हो जाएगा उप प्लस सर्ग। ठीक है। उप मीन्स होता है समीप और सर्ग मीन्स होता है सृष्टि करना, सृष्टि करना। अर्थात समीप बैठकर सृष्टि करना। तो कौन समीप बैठेगा और किसकी सृष्टि करना, तो शब्दांश समीप बैठेगा किसके, शब्द की, और सृष्टि करेगा एक नए शब्द की, सृष्टि करेगा नए शब्द की। ठीक है। क्या करेगा, सृष्टि करेगा एक नए शब्द की। समझ में आ रहा है। ऐसे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द को एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। एक बात और नोट कर लीजिए, हो सकता पूछ दे, कभी कभी नाम लेकर भी पूछ देता है, क्योंकि प्रसिद्ध राइटर हैं वासुदेव नंदन प्रसाद, वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार हिंदी में उपसर्गों की संख्या, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10, संस्कृत में 19 और उर्दू में 12। वैसे तो उर्दू वाले भी हिंदी में प्रयुक्त होते ही हैं, पर ये 19 और 10 मिला के
ये 29 जो होंगे वो आपको ऐसे ही लगेंगे जो हिंदी के हैं। बाकी उर्दू में 12 है, सब मिला के ही पूछा जाता है, सब आपके हिंदी में जुड़े हुए हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बेकाम बोल दिया तो बे हिंदी का उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बोल देते हैं ना जैसे कि बेफिजूल, बेकाम, तो जो बे वर्ड है ये हिंदी का या संस्कृत का नहीं है, ये आपका उर्दू फारसी का शब्द है। तो वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 है। किसी किसी किताब में संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 भी लिखी रहती है, पर वासुदेव नंदन प्रसाद की जो बुक है मेरे पास उसमें इसकी संख्या 19 बताई गई है, और उर्दू में 12 है। तो हिंदी और संस्कृत के मिला के 29 हो जाते हैं, और उर्दू के भी मिलाओगे तो 12 वो हो जाएंगे। तो ये उपसर्गों की संख्या है, कभी कभी राइटर का नाम लेकर भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि पा से आप पीछे का अर्थ लगा सकते हैं, पा से पीछे और पा से प्रत्यय, यानी कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसको विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दांश जिन्हें शब्दों के पीछे जोड़ा जाता है, पीछे जोड़ा जाता है, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं ऐसे शब्दांश या ध्वनियों का एक ऐसा समूह जो किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय आपको दो प्रकार के मिलेंगे, उपसर्ग तो एक ही प्रकार का है, पर प्रत्यय आपको दो प्रकार के मिलेंगे। कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, दोनों में क्या फर्क है? कृदंत प्रत्यय वे होते हैं वे शब्दांश जो किसी धातु के पीछे जुड़ते हैं, धातु के पीछे जुड़ते हैं। धातु मतलब एक तरह से क्रिया ही होती है, धातु को आप एक तरह से क्रिया मान सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो धातु है वो यही क्रिया ही है। होना, पठ धातु, ठीक है, गम धातु, वो सब क्या है? क्रिया के ही एक तरह से रूप होते हैं। तो धातु या क्रिया के पीछे जुड़ते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय कौन कहलाते हैं? वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे जुड़ते हैं, विशेषण के पीछे जुड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय कौन कहलाते हैं? वे शब्दांश जो किसी धातु या क्रिया के पीछे जुड़ते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय वे कहलाते हैं वे शब्दांश जो क्रिया, सर्वनाम या विशेषण के पीछे जुड़ते हैं,
क्रिया विशेषण भी हमने विशेषण में ही मान लिया, उसके पीछे जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय अगर त्याग करने में, त्याग में जोड़ेंगे तो क्या बना देगी, त्यागी। ठीक है, उसको संज्ञा विशेषण में बदल देगी, ई प्रत्यय जोड़ेंगे त्यागी बन जाएगा। जैसे हार प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे होन, होना है, इसका क्या हो जाएगा, होन हार। ठीक है, जैसे पढ़, पढ़ दे, यहाँ आएगा, आई प्रत्यय जोड़ेंगे, ये हो जाएगा पढ़ाई। ठीक है, ये कृदंत प्रत्यय हो गए। और तद्धित प्रत्यय क्या है, जो विशेषण जैसे संज्ञा में लगेंगे तो उन्हें विशेषण में बदल देंगे। जैसे संज्ञा है मानव, मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें अगर ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगी, मानवता। और ये क्या हो जाएगी, गुणवाचक संज्ञा। मानवता क्या है, गुण है, मानव से मानवता। मीठा क्या है, विशेषण है, ई जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, मिठाई। ठीक है, संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है और कृदंत प्रत्यय के। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रत्यय क्या है, उनके प्रकार बताइए, उन उदाहरण सहित उनके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। तो उदाहरण हो गए और उनके प्रकार हो गए, परिभाषा हो गई, ये प्रत्यय का हो गया। बाकी हम आपको जो इनके मूल जो इम्पोर्टेंट प्रत्यय है, इम्पोर्टेंट उपसर्ग है, जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं या जो पूछे जा सकते हैं, वो हम आपको पीडीएफ बना के दे देंगे, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक में 2 ही चीजें थी, उपसर्ग और प्रत्यय, छोटा सा टॉपिक था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आगे हम लोग बात करेंगे अब संज्ञा पर। ठीक है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, ये बड़े टॉपिक है, इनसे प्रश्न भी अधिक आते हैं, तो हम उन पर बात करेंगे। और वो समझाने वाले टॉपिक है, ये थोड़ा सा सिंपल टॉपिक था उपसर्ग और प्रत्यय का, इसमें कुछ खास है नहीं, बाकी याद करने वाला है तो वो आपको पीडीएफ में हम दे देंगे। और संज्ञा में जैसे संज्ञा की परिभाषा, फिर उसके प्रकार हैं 5 प्रकार के, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इस तरह से उनके प्रकार भी हैं, फिर उनकी परिभाषा है, तो वो थोड़े बड़े टॉपिक हैं, आगे हम उन पर बात करेंगे। फिर आपको संधियों पर बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पर बात करेंगे। और पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि भी जो आपके टॉपिक में है उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तत्सम, देशज, विदेशज पे शायद हम बात कर चुके हैं, और आपको जो आया हुआ है उसका प्रश्न आपको दे दिया जाएगा। तो ये वीडियो छोटा ही रहेगा क्योंकि इसमें बड़ा टॉपिक कुछ था नहीं, इतना ही टॉपिक करके हम आपको कंप्लीट कर रहे हैं। ये टॉपिक तो छोटा था, लेकिन एक चर्चा और हम आपसे कर लेते हैं। जनरली ये शब्द हम यूज करते हैं अव्यय, उपसर्ग और इसमें भी प्रत्यय में हमने इस शब्द का यूज किया, अव्यय शब्द का। अव्यय क्या होता है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अव्यय जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है, ऐसा शब्दांश होता है या शब्द होता है जिस पर लिंग, वचन, काल, पुरुष किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो किसी भी हाल में वैसे के वैसा ही लिखा जाता है। तो ऐसे शब्द जिन पर वचन, लिंग, पुरुष, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है,
ऐसे शब्द जिन पर वचन, लिंग, पुरुष, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसे होते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे किसी भी वचन में बहुवचन, एकवचन कुछ भी रहे, उनको कोई अंतर नहीं आता। उदाहरण के लिए देखिए, जब, तब, ज्यों, त्यों, इस तरह के जो भी शब्द हैं वो क्या है, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। एक और शब्द आपको कभी कभार सुनने को मिल जाएगा जिसे हम निपात कहते हैं। ऐसे ध्यान आ गया तो सोचा डिस्कस कर देती हूँ। टॉपिक छोटा भी था उपसर्ग और प्रत्यय का, तो सोचा ये भी आपको बता देती हूँ इसी के साथ साथ। तो निपात कौन से होते हैं? वे शब्द जिनसे वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के प्रयोग पर बल पड़ता है। कैसे? ऐसे शब्द जिनसे वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के प्रयोग पर बल पड़ता है, जैसे ही, भी, जी हाँ, जी नहीं, इस तरह के जो भी शब्द हैं वो क्या कहे जाते हैं? निपात कहे जाते हैं। जैसे उनके बिना भी काम चल जाता है, पर उनके लगने से जोर सा हो जाता है। जैसे आप ही करेंगे, एक हुआ आप करेंगे, एक हुआ आप ही करेंगे। तो जब ही बोल दिया तो उसमें आप पर जोर पड़ गया। ठीक है। ऐसे ही कह दिया कि हम कर देंगे, आपने कहा कि आप करिएगा, जी हाँ, एक हुआ हाँ, ठीक है, हाँ, जी हाँ, मतलब जोर दे के कहना। जी नहीं, एक हो गया नहीं, नॉर्मल कह दिया, जी नहीं मतलब और जोर से उस पर दबाव डाल के कहा जा रहा है। तो इस तरह की जो वर्ण है वो निपात कहलाते हैं। और जो जब, तब, ज्यों, त्यों, कब, कैसे, इस तरह के जो भी वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय और निपात, ये दो ऐसे वर्ड थे जो आपको अक्सर हिंदी में प्रयोग होते हैं, लेकिन उनके अर्थ समझ में नहीं आते। तो कभी कभी दिक्कत होती है कि अव्यय होता क्या है। संधि भी आप पढ़ेंगे वहां भी आपको अव्यय मिलेगा, सॉरी, समास जब पढ़ेंगे तो वहां भी आपको अव्यय शब्द देखने को मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तो आपको अव्यय की परिभाषा जानना जरूरी थी। और उपसर्ग और ये प्रत्यय का टॉपिक भी छोटा था, इसलिए मैंने ये दोनों शब्द आपके साथ क्लियर किए। अगला टॉपिक हम आपको समास बताने वाले हैं। ठीक है। अगला जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो हम आपको समास पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक क्या रहेगा? समास। समास क्या है और संधि क्या है, दोनों का समझना बहुत जरूरी है। समास दो पदों का योग समास कहलाता है। जबकि अगर संधि की बात करें, योग दोनों में है, समास में भी और संधि में भी। संधि क्या है? दो वर्णों का योग है, दो वर्णों का योग। ठीक है। दो पदों का योग, जैसे पीत धन अंबर बराबर पीतांबर, या विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। इसमें ये दोनों शब्द जुड़े हैं, दो अलग अलग शब्द हैं, दो शब्द जुड़कर
विद्यालय बना। दो ये अलग अलग शब्द जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण हुआ। लेकिन संधि में इस तरह का नहीं है, संधि में दो वर्ण जुड़ते हैं। जैसे विद्यालय का ही उदाहरण अगर लें तो विद्या धन आलय, इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। कैसे, विद्या को आप लिखेंगे विद्या धन आ धन लय, ये और आ जुड़ के इस संधि का नियम है, बाद में आपको बताएंगे। बड़ा आ बनता है तो ये आपका हो जाएगा विद्या लय, ये आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय। यहाँ क्या जुड़े, यहाँ दो वर्ण जुड़े, दो अक्षर जुड़े, यहाँ दो शब्द जुड़े। तो दो शब्द जुड़ते हैं तो समास बनता है, दो वर्ण या दो अक्षर जुड़ते हैं तो, या दो मात्राएं जुड़ती हैं तो क्या बनता है, संधि बनता है। अगले टॉपिक में हम आपको समास पढ़ाएंगे।